माना कि तू बिखरा है पर एक दिन तू निखरेगा अपने कागज कलम से तू अपनी किस्मत बदलेगा तू अपनी किस्मत बदलेगा। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं राकेश तंवर आप सभी का आर्मी फाउंडेशन बैच में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, बहुत समय से आप इस बैच की वेट कर रहे थे कि जल्दी से हम अपने आर्मी की तैयारी को शुरू करें, क्योंकि इस बार हमें वर्दी का जो अपना सपना है वो हमें पूरा करना है। इसी को देखते हुए मेरे भाई ये आर्मी का फाउंडेशन बैच शुरू किया गया है। फाउंडेशन बैच से मतलब ये है मेरे भाई कि इतना तसल्ली से इतना अच्छे से आपको क्लास में करवाया जाएगा कि क्लास से बाहर आपको कुछ और अलग से करने की ज़रूरत नहीं होगी। बैच को क्लास को आगे शुरू करने से पहले एक बार मैं आपको पूरी की पूरी बैच की डिटेल्स बता देता हूँ किस तरीके से है सारी इन्फॉर्मेशन, फिर उसके बाद हम अपनी क्लास पर आगे बढ़ेंगे। मेरे के बारे में बात करूं तो जीडी ट्रेडमैन और वुमेन मिलिट्री पुलिस, अक्सर गुड़िया ये पूछती है कि सर क्या फीमेल जो है इस फॉर्म को भर सकती है, तो वुमेन मिलिट्री पुलिस में गुड़िया जो है वो फॉर्म को भर सकती है। तो मैथ्स की क्लास होगी सुबह 7 बजे हर रोज, रीजनिंग की क्लास सुबह 8 बजे, ज्योग्राफी की क्लास सुबह 9 बजे, बायो की क्लास का टाइम शायद चेंज हुआ है, ये शायद 5 बजे होगी शाम को। ये ज़्यादा अच्छे से आपको धर्मेंद्र सर या जो है भावना मैम बता देंगे। हिस्ट्री की क्लास जो है वो दिन में 3 बजे होगी आपकी। उसके बाद बारी आती है आर्मी क्लर्क की। मैथ्स की क्लास फिर से सुबह 7 बजे, ज्योग्राफी की क्लास 9 बजे, साइंस की क्लास के बारे में अभी बताया, शायद इसका टाइम चेंज हो गया, शाम को 5 बजे का है। हिस्ट्री की क्लास दिन में 3 बजे, कंप्यूटर की क्लास दिन में 1 बजे और इंग्लिश की क्लास शाम को 6 बजे होगी। फिर उसके बाद आर्मी टेक्निकल, मैथ्स की क्लास सुबह 7 बजे, रीजनिंग की सुबह 8 बजे, ज्योग्राफी सुबह 9 बजे, टेक्निकल मैथ्स की क्लास सुबह 10 बजे होगी, टेक्निकल केमिस्ट्री की क्लास दिन में 2 बजे, हिस्ट्री की क्लास दिन में 3 बजे और टेक्निकल फिजिक्स की क्लास शाम को 4 बजे होगी। टेक्निकल सब्जेक्ट्स को लेकर थोड़ा बहुत डाउट रहता था आपके मन में, तो इस बार मेरे भाई और भी बेहतरीन टीचर्स को बुलाया गया है ताकि अच्छे से आपकी तैयारी यहाँ पर करवाई जा सके। ठीक है। टेक्निकल मैथ्स, जो टेक्निकल वाले बच्चे हैं उनको टेक्निकल मैथ्स और मेरा नॉन टेक्निकल मैथ्स दोनों ही पढ़ने हैं। वेटेज जो है वो नॉन टेक्निकल मैथ्स की ज़्यादा है, पर ऐसा नहीं कि आप इसको स्किप करें, ये भी आपको साथ के साथ आना चाहिए। उसके बाद मेरे भाई आपका नर्सिंग असिस्टेंट में मैथ्स की क्लास सुबह 7 बजे, ज्योग्राफी की क्लास सुबह 9 बजे, बायो की क्लास मैं बता रहा हूँ शाम को 5 बजे, या आप ये कंफर्म कर लेना। टेक्निकल केमिस्ट्री दिन में 2 बजे, हिस्ट्री दिन में 3 बजे और टेक्निकल फिजिक्स की क्लास शाम को 4 बजे होगी। ये तो हो गई बात मेरे भाई कि आपका टाइम टेबल किस तरीके से है। अगर मैं सिलेबस की बात करूं, सिंटू करना भाई, अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो सिंप्लीफिकेशन, सर्ट्स एंड इंडिसेस यानी घातांक और करनी, एचसीएफ एलसीएम, टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, एज वाला चैप्टर आपका, मिक्सचर वाले चैप्टर से भी थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, एवरेज यानी कि औसत, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम, मेंसुरेशन और मिसलेनियस। मिसलेनियस मेरे भाई साथ में क्यों लिखा है यहाँ पर, क्योंकि पिछली बार लाइन्स एंड एंगल से क्वेश्चन पूछ लिया गया था जहां से क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है अक्सर, यहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया गया था। ठीक है। तो कुछ ऐसे चैप्टर भी हम साथ में करेंगे कि भाई जहां से शायद कभी क्वेश्चन बने, लेकिन उनको सबसे लास्ट में हम देखेंगे। अगर मैं सभी ट्रेड में मैथ की वेटेज की बात करूं कि मैथ कितना इंपॉर्टेंट है, तो क्लर्क में मेरे भाई मैथ के 10 क्वेश्चन आते हैं टोटल 50 में से, जीडी ट्रेडमैन और डब्ल्यूएमपी में मैथ्स के 15 क्वेश्चन आते हैं टोटल 50 में से। टेक्निकल की बात करूं, आर्मी टेक्निकल में मैथ्स के 15 क्वेश्चन आते हैं जिसमें टोटल कितने 50 में से 15 क्वेश्चन। नर्सिंग असिस्टेंट में टोटल 50 में से केवल 5 ही क्वेश्चन आते हैं। तो आप सभी को यहाँ पर मैथ्स की वेटेज भी पता लगी कि मैथ का कितना इंपॉर्टेंस है। नर्सिंग असिस्टेंट में मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा कम है, लेकिन नर्सिंग असिस्टेंट वाले बच्चे खासकर आप सिर्फ और सिर्फ क्लास का काम, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट इतना कर लेना, आपको उसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप आरडब्ल्यूए की आर्मी जीडी की बुक कर लेते हो तो फिर तो मेरे भाई फिर पूरे 5 में से 5 क्वेश्चन आप बड़े आराम से कराओगे। तो ये मैंने आपको सारा टाइम टेबल बता दिया है कि क्या टाइम टेबल है, बेसिक डिटेल्स आपको बता दी है, मैथ्स का सिलेबस क्या क्या रहेगा वो आपको बता दिया है। सिलेबस मेरे भाई पहले हम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को करेंगे जहां से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और फिर उसके बाद हम बाकी चैप्टर्स पर जहां से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं या जहां से पूछने के चांसेस कम है, जैसे लास्ट में हम ट्रिग्नोमेट्री जैसे चैप्टर करेंगे, लाइन्स एंड एंगल्स वाले चैप्टर वो सबसे लास्ट में होंगे। बाकी अगर आपका कोई बीच में डाउट होगा या आपकी कोई डिमांड होगी कि सर इस चैप्टर को पहले करा दो, तो उसके अकॉर्डिंग टाइम टेबल चेंज भी हो सकता है। ठीक है। हाँ, एक चीज़ और जो अक्सर आप पूछते हो मेरे भाई कि जो ये क्लासेस हैं ये आपको एप्लीकेशन पर रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी पहले 3 दिन।
पहले 3 दिन, जैसे आज कल और परसों 3 दिन डेमो क्लासेस है। डेमो क्लासेस की वीडियो जो है वो एप्लीकेशन पर रिकॉर्ड हो जाएगी। एप्लीकेशन पर वही बच्चा क्लास देख सकता है जिसने बैच परचेज किया हो। 3 दिन के बाद ये क्लास जो है सिर्फ और सिर्फ आपकी एप्लीकेशन पर होगी, उसके बाद आपकी यूट्यूब पर नहीं होगी। दूसरी बात मेरे भाई, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आर्मी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, इसी के साथ अपने क्लास को हम शुरू करते हैं और आज हम चैप्टर शुरू करेंगे रेशो एंड प्रपोर्शन, अनुपात एवं समानुपात। रेशो अपने आप में एक अलग टॉपिक है, प्रपोर्शन यानी समानुपात अपने आप में एक अलग टॉपिक है। तो आज हम पहले रेशो को समझते हैं, अनुपात को समझते हैं। रेशो यानी कि अनुपात क्या होता है, तो सभी के सभी अपनी नोटबुक और पेन जो है साथ के साथ रखिए। बिल्कुल जो बेसिक डिटेल्स जो है, जो आपको लगे कि हाँ इसको तो मैं नोट कर ही लेता हूँ, वही नोट करना, नहीं तो ज्यादा आपको नोट करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ समझने पर ध्यान देना। आपको बोर्ड पीडीएफ तो मिलेगी ही मिलेगी, आपको हैंड रिटन पीडीएफ भी साथ में मिलेगी। ठीक है, देखो रेशो क्या होता है मेरे भाई, अनुपात क्या होता है, कैसे निकालते हैं। रिलेशन बिटवीन टू और मोर देन टू नंबर्स, मोर देन टू नंबर्स। दो या दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा संख्याओं के बीच संबंध, संख्याओं के बीच संबंध से हमें रेशो पता लगता है, हमें उनका अनुपात पता लगता है। कैसे मेरे भाई, बहुत सिंपल सा एग्जांपल, जैसे मैं ये कहता हूं मोहित जो है, मोहित के पास 100 रुपए है। कितने हैं मेरे भाई, 100 रुपए। और उसका भाई रोहित जो है उसके पास 150 रुपए है, 150 रुपीज। तो रिलेशन या संबंध हम कैसे निकालेंगे, जो भी संख्या इनको डिवाइड कर सकती है, जो भी संख्या 100 और 150 को भाग कर सकती है, हम भाग करते हुए चलेंगे, डिवाइड करते हुए चलेंगे। जैसे दोनों ही संख्याएं हमारी 10 से डिवाइड हो जाएंगी। 10 से डिवाइड करूंगा तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 15 हो जाएगी। फिर से मेरे भाई दोनों संख्याएं अब 5 से डिवाइड हो सकती है। पहली संख्या भी 5 से और दूसरी संख्या भी 5 से डिवाइड हो जाएगी। तो पहली संख्या क्या बनेगी, 2, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी मेरे भाई, 3 हो जाएगी। अब संख्या 1 के अलावा कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो 2 और 3 दोनों को डिवाइड कर दे। भाई पहली संख्या भी मेरी 1 से डिवाइड हो सकती है, दूसरी संख्या भी मेरी 1 से डिवाइड हो सकती है, लेकिन 1 से डिवाइड करने के बाद जो संख्या है वो 2 और 3 ही बनेगी, 2 और 3। तो मैं क्या कह सकता हूं, 100 और 150 किस अनुपात में है, किस रेशो में है, 2:3 में है। और आसान भाषा में कहूं कि मोहित के पास अगर 2 रुपए हैं तो रोहित के पास कितने हैं, 3 रुपए हैं। ठीक है, अब ये जो 2 और 3 मेरे सामने आए, इनको हम स्टैंडर्ड रेशो यानी कि मानक अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, स्टैंडर्ड रेशो, स्टैंडर्ड रेशो मानक अनुपात बोला जाता है, मानक अनुपात बोला जाता है। ऐसी संख्याएं जिनको और ज्यादा छोटे रेशो में या छोटे भाग में नहीं तोड़ा जा सकता, और इनको डिनोट करने के लिए, रेशो को डिनोट करने के लिए 2 बिंदु जो है, 2 डॉट इस तरीके से बीच में लगा दिए जाते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूं। जैसे मैं कहूं भाई एक के पास जो है 500 रुपए है, मान लो रोहन के पास जो है 500 रुपए हैं और सोहन के पास जो है 750 रुपए, 750 रुपीज है। दोनों को रेशो पर बनाने के लिए दोनों को मैं पहले 10 से भाग कर देता हूं। 10 से भाग कर दिया, एक जीरो से एक जीरो, दूसरे से दूसरा जीरो। पहली संख्या कितनी हो गई, 50, दूसरी संख्या कितनी हो गई, 75 हो गई। दोनों ही संख्याएं 25 से डिवाइड हो सकती है। पहली संख्या भी 25 से भाग हो जाएगी, दूसरी संख्या भी 25 से भाग हो जाएगी। पहली संख्या 2 और दूसरी संख्या 3। तो 500 और 750 का मानक अनुपात, स्टैंडर्ड रेशो क्या हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। अब अगर मैं ये कहूं कि भाई रोहन जो है मेरे भाई वो 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है, और सोहन जो है, सोहन उसके पास जो है 600 रुपए। तो क्या अब मैं रेशो निकाल सकता हूं, क्या अब मैं अनुपात निकाल सकता हूं, नहीं निकाल सकता। क्योंकि मेरे भाई जो रेशो है, जो अनुपात है, वो सेम यूनिट में होना चाहिए।
मतलब अगर यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा लिखा है तो यहाँ पर भी किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब चाल ही होनी चाहिए। चाल का अनुपात चाल के साथ ही निकालते हैं, रुपए का अनुपात रुपए के साथ ही निकालते हैं, दूरी का अनुपात दूरी के साथ ही निकालते हैं। मतलब मेरे भाई आपको रेशो जो है वो सिमिलर यूनिट्स में ही निकालना है। ऐसा नहीं कि एक जगह 500 और 600 यूनिट अलग अलग है तो उसको रेशो में निकालने लगे। हालांकि इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आता, पर आपको पता होना चाहिए कि ये क्या चीज है। ठीक है, अब मेरे भाई जो पेपर में क्वेश्चन आता है वो आता है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ रेशो के ऊपर। कॉम्बिनेशन ऑफ रेशो क्या होता है, जैसे मैं कहूं ए रेशो बी जो है वो है 2:3 और बी रेशो सी जो है वो है 4:5, 4:5 है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेशो से मतलब क्या है कि आपको ए रेशो बी रेशो सी पूछ लिया, ए अनुपात बी अनुपात सी पूछ लिया। मतलब ए पहले का, सी दूसरे का और बी जो है दोनों में कॉमन है, बी जो है दोनों के बीच में कॉमन है मेरे भाई। तो यहां से ए रेशो बी रेशो सी पूछ लिया। कॉम्बिनेशन कब बन सकता है, जब दो रेशो जो हमारे पास अलग अलग है उनमें कुछ कॉमन होना चाहिए। जैसे ए रेशो बी और बी रेशो सी में बी हमारा जो है कॉमन है। अगर बीच में कॉमन नहीं होगा तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेशो हम नहीं निकाल पाएंगे। तो ए रेशो बी कितना दिया है, 2:3। बी रेशो सी कितना दिया है मेरे भाई, 4:5, 4:5। एक बार इसको थोड़ा बेसिक से बता देता हूं, फिर इसको हम ट्रिक से भी देखेंगे। देखो यहां b की वैल्यू एक जगह कितनी है 3, b की वैल्यू एक जगह कितनी है 4, पर b तो दोनों जगह पर सेम ही है, b तो एक ही व्यक्ति है, तो दोनों जगह पर इसकी वैल्यू सेम होनी चाहिए। सेम करने के लिए, बराबर करने के लिए मैं आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा। आपस में मल्टीप्लाई से मतलब है 3 को कर दिया 4 से, 4 को कर दिया 3 से मल्टीप्लाई। अगर नीचे 3 से किया तो 5 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि रेशो 4:5 ही चाहिए। 4 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर 2 को भी 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि रेशो हमें उतना ही चाहिए। तो ए की वैल्यू 4 गुणा में 2 कितनी, 8 हो गई। बी की वैल्यू 3 चौके कितना हो जाएगा, 12। और सी की वैल्यू 5 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 15। तो अनुपात क्या बनेगा, ए रेशो बी रेशो सी 8:12:15 हो जाएगा। एक चीज जरा यहां पर ध्यान करना, अगर मैं 8 और 12, केवल 8 और 12 का मानक अनुपात स्टैंडर्ड रेशियो निकालता हूं मेरे भाई, ये अभी भी 2:3 ही बनेगा। ऐसे ही बी और सी 12 और 15 का अगर मैं मानक अनुपात निकालता हूं, स्टैंडर्ड रेशियो निकालता हूं, ये अभी भी 4:5 ही बनेगा, जो हमें शुरुआत में दिया हुआ था। हेंस प्रूव्ड, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो जो हमने निकाला है वो बिल्कुल सही निकाला है। इस तरीके से कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसी क्वेश्चन को अगर हमें थोड़ा सा ट्रिक से यानी कि जल्दी करना है तो कैसे करेंगे, ए रेशो बी रेशो सी निकालना है, जहां पर ए रेशो बी कितना है, 2:3 और बी रेशो सी कितना है मेरे भाई, 4:5, 4:5 दिया हुआ है। भाई आप सभी खुद से एक बात बताओ, सभी के सभी बताना, अगर गांव में आपके घर के आसपास किसी को खाली जगह दिख जाए तो आप क्या करते हैं, या वो लोग क्या करते हैं? है भाई, कोई अपनी गाय बांधना शुरू कर देगा, कोई अपना ट्रैक्टर वहां खड़ा करना शुरू कर देगा, कोई अपनी जो है 4 कुर्सी वहां रख देगा और शाम को अपने दोस्तों को बुलाकर कहेगा अब तो यहीं पर चाय पी जाएगी। यही काम तुम जो है बॉर्डर बॉर्डर पर जाकर करोगे। जैसे ही जगह दिखी वहीं बैठ के बोले भाई अब तो यहीं झंडा गड़ेगा, अब तो हम यहीं पर जो है चाय पियेंगे, अब यहीं पर जो है हमारी पार्टी होगी। तो वही चीज है मेरे भाई, यहाँ पर 3 के दाईं तरफ जगह खाली है, 3 अपनी गाय बांध देगा, खाली प्लॉट पर कब्जा कर लेगा। ऐसे ही 4 जो है मेरे भाई वो अपने बाईं तरफ, उसको जगह खाली दिखी है, वो अपना ट्रैक्टर यहां पर खड़ा कर देगा। तो ए की वैल्यू 4 गुणा में 2 कितनी, 8 हो गई। बी की वैल्यू 3 गुणा में 4 कितनी हो गई, 12 हो गई। सी की वैल्यू 3 गुणा में 5 कितनी हो गई, 15 हो गई। तो रेशियो क्या बनेगा, 8:12:15। या तो ये तरीका है मेरे भाई कि आप थोड़ा सा बेसिक से करो, वैल्यू जो कॉमन आती है उसको कॉमन को बराबर करके सोल्व कर लो, या फिर खाली प्लॉट वाली ट्रिक। लेकिन खाली प्लॉट वाली ट्रिक आप कब लगा सकते हो, ये ध्यान करना। खाली प्लॉट वाली ट्रिक आप कब लगा सकते हो, जब जो कॉमन वैल्यू है हमारी, जैसे यहां पर बी, वो बीच में ही हो, बीच में ही हो, बीच में ही होनी चाहिए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, एक टाइप मैंने ये भी डाला हुआ है ताकि आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं।
A/B 3/2 दिया है, B/C 5/3 दिया है, A/B/C की वैल्यू बताइए क्या होगी। इफ A/B इज इक्वल टू 3/2, B/C इज इक्वल टू 5/3, फाइंड द वैल्यू ऑफ A/B/C। A/B/C की वैल्यू मुझे निकालनी है, यानी फिर से मैं ये कह सकता हूं कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेशो के ऊपर क्वेश्चन है, क्योंकि A पहले अनुपात से पता लग रहा है, C दूसरे अनुपात से पता लग रहा है, B जो है वो दोनों जगह पर कॉमन है। तो A/B कितना दिया है 3:2, 3/2। B/C कितना दिया है 5:3, 5/3 दिया हुआ है। पहले इसको बेसिक से करते हैं मेरे भाई। 2 को गुणा करता हूं 5 से, और 5 को गुणा कर दिया 2 से। 3 को भी मेरे भाई 5 से मल्टीप्लाई करता हूं, नीचे 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। A की वैल्यू 3 गुणा में 5 यानी कि 15, B की वैल्यू 5 गुणा में 2 यानी कि 10, C की वैल्यू 3 गुणा में 2 यानी कि 6। 15/10/6, 15/10/6 हमारा आंसर होगा। आंसर क्या बनेगा यहाँ से, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर इसी को खाली प्लॉट वाली ट्रिक से करना है तो कैसे करेंगे, वैल्यू निकालनी हमें A/B/C, जहां पर A/B कितना है 3/2 एंड B/C कितना है 5/3 है, 5:3 है। मेरे भाई 2 दाई तरफ जो है अपनी गाय बांध लेगा, और 5 जो है बाईं तरफ अपना ट्रैक्टर खड़ा कर देगा। तो A की वैल्यू 3 गुणा में 5 यानी कि 15, B की वैल्यू 5 गुणा में 2 यानी कि 10, C की वैल्यू 3 गुणा में 2 यानी कि 6। आंसर क्या बनेगा 15/10/6 हो जाएगा। ठीक है सर, लड़कियां आर्मी जीडी में फॉर्म, बेटा उनके लिए WMP का है, वुमेन मिलिट्री पुलिस का। ठीक है सर, ऐप डाउनलोड नहीं, तो बेटा ऐप डाउनलोड करो मेरे भाई, उसके बिना तो आप कैसे क्लासेस को देख पाओगे। ठीक है सर, अगर AC और BC दिया जाए तो बेटा वो टाइप हम आगे करेंगे, सारे टाइप कवर होंगे आपके। ठीक है सर जी, मैं एयरफोर्स की प्रेप कर रहा हूँ बैच से। ठीक है मेरे भाई, नोट्स बनाए या फिर नहीं। बेटा देखो, नोट्स आपके ऊपर है कि आपको बनाने हैं या नहीं है। आज के लिए अभी आप नोट्स मत बनाओ, आपको जो है PDF जो मिलेगी उसके अकॉर्डिंग आप देख लो। अब समझो ये बात को मेरे भाई, ये बोर्ड PDF तो आपको मिलेगी, साथ के साथ हैंड रिटन PDF भी मिलेगी। तो क्या आपको नोट्स बनाने की जरूरत है? अगर लगे कि जरूरत है तो आप बना लो, क्लास जब आप रिवाइज करोगे। मेरे अकॉर्डिंग आपको इतनी जरूरत है नहीं, आप ज्यादा कंसेप्ट पर ध्यान करोगे तो उतना से फायदा हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है बेटा जी। ठीक है मेरे भाई। सर प्लीज बताइए सब सब्जेक्ट की क्लास। बेटा पहले 3 दिन सभी सब्जेक्ट की डेमो क्लास होगी, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे से वीरवार से सारी की सारी क्लासेस आपकी जो है एप्लीकेशन पर होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाओ भाई। यदि A/B 2:5, B/C 2:5 है, A/B/C की वैल्यू बताइए। इफ A/B इज इक्वल टू 2/5, B/C इज अगेन 2/5, फाइंड द वैल्यू ऑफ A/B/C। A/B कितना है 2:5, B/C फिर से कितना है 2:5 है। क्या हम केवल खाली प्लॉट वाली ट्रिक से अब क्वेश्चन को कर ले? देखो जरा मेरे भाई, 5 के दाईं तरफ जगह खाली है, 5 अपनी गाय बांध देगा, 5 हो गया। 2 के बाईं तरफ जगह खाली है, वो अपना ट्रैक्टर खड़ा कर देगा। तो A की वैल्यू 2 गुणा में 2 कितनी हो गई 4, B की वैल्यू 5 गुणा में 2 कितनी हो गई 10, C की वैल्यू 5 गुणा में 5 कितनी हो गई 25 हो गई। तो A/B/C कितना हो जाएगा 4/10/25, 4:10:25 हमारा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई। If X/Y is equal to 3/4, Y/Z is equal to 4/5, X/Y/Z की वैल्यू बताइए क्या होगी। वैल्यू किसकी निकालनी हमें, X/Y/Z की, जहां पर X/Y कितना है 3/4 दिया है, Y/Z कितना है 4/5 दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में हम कोई भी कैलकुलेशन नहीं करेंगे, इस क्वेश्चन में हम कोई भी कैलकुलेशन नहीं करेंगे। ऐसा क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि मेरे भाई ये एक स्पेशल टाइप है। स्पेशल टाइप से मतलब क्या है, अगर आप ध्यान से देखो तो y की वैल्यू दोनों जगह पर ही सेम है, y की वैल्यू दोनों जगह पर ही सेम है, तो कैलकुलेशन करने की ही जरूरत नहीं है। x की वैल्यू सीधा कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, y की वैल्यू सीधा हम 4 लिख देंगे, और z की वैल्यू सीधा हम 5 लिख देंगे। ना तो हमें बराबर बेसिक वाले तरीके से करने की जरूरत है, ना ही खाली प्लॉट वाली ट्रिक यहां पर लगाने की जरूरत है।
अगर जो कॉमन वैल्यू है उसकी वैल्यू दोनों जगह पर सेम बन रही है तो वैल्यू को हम डायरेक्टली यहां पर लिख सकते हैं। आंसर क्या बनेगा हमारा 3:4:5, 3:4:5 हमारा आंसर बनेगा। आर्मी कलर का बुक कब आएगा? बेटा बुक के ऊपर काम चल रहा है, थोड़ा सा समय लगेगा। अगर आप तैयारी करना चाहते हो अभी से बुक से तो आप पुराना एडिशन भी ले सकते हो, और अगर आपको नए एडिशन की वेट करना है तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। पुरानी बुक से भी आप अच्छे से कर सकते हो, नई बुक में थोड़ा सा उन क्वेश्चंस को भी ऐड किया जाएगा जो हाल फिलहाल में जो है आपके डिफेंस एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आर्मी के एग्जाम के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। इफ R ratio S is equal to 2:3, S ratio T is equal to 3:5, फाइंड द रेशियो ऑफ R ratio S ratio T। R अनुपात S अनुपात T की वैल्यू बताइए क्या होगी? R ratio S ratio T की वैल्यू मुझे निकालनी है। R ratio S कितना है? 2:3। S ratio T कितना है? 3:5, 3:5 दिया हुआ है। फिर से मेरे भाई ये वही स्पेशल टाइप है, S जो दोनों जगह पर कॉमन है, दोनों जगह पर ही उसकी वैल्यू सेम है, दोनों जगह पर उसकी वैल्यू 3 है, तो R की वैल्यू मैं सीधा सीधा 2 लिख सकता हूं, S की वैल्यू सीधा सीधा 3 लिख सकता हूं, और T की वैल्यू सीधा सीधा कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। तो आंसर क्या बनेगा? 2:3:5, 2:3:5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। इफ A ratio B is equal to 1:3, B ratio C is equal to 2:3, C ratio D is equal to 3:2, फाइंड द वैल्यू ऑफ A ratio B ratio C ratio D। A अनुपात B अनुपात C अनुपात D की वैल्यू बताइए क्या होगी? यहां पर लेवल थोड़ा सा बढ़ गया। पिछली बार हमारे पास 2 ही रेशो थे, 2 को कंबाइन करके पूछ रहा था, यहां पर हमारे सामने 3 रेशो दे दिए, पहला, दूसरा और तीसरा, और तीनों के कॉम्बिनेशन के ऊपर हमसे सवाल पूछ लिया है A रेशो B रेशो C रेशो D की। A रेशो B रेशो C रेशो D। A अनुपात B कितना है? 1:3। B रेशो C कितना है मेरे भाई? 2:3 है, और C रेशो D कितना है? 3:2, 3:2 है। अब इस क्वेश्चन को हम केवल खाली प्लॉट वाली ट्रिक से करेंगे। 3 के दाईं तरफ जगह खाली है, 3 लिख दिया, और फिर दोबारे 3 लिख दिया। 3 के जगह पर जगह खाली है, 3 लिख दिया। 3 अपने बाईं तरफ 3 लिख देगा, फिर दोबारे 3 आ जाएगा। 2 के बाईं तरफ फिर से 2 हो जाएगा। तो A की वैल्यू 3 गुणा में 2 यानी कि 6, B की वैल्यू 9 गुणा 2 यानी कि 18, C की वैल्यू 3 गुणा 3 गुणा 3 यानी कि 27 हो गया, और D की वैल्यू 3 गुणा 3 9, 9 दूनी कितना हो जाएगा? 18, 6 18 27 18। सभी की सभी वैल्यू हमारी 3 से कट सकती है। 3 से काटूंगा 2 पर गया, 3 से काटा 6 पर गया, 3 से गया 9 पर, और 3 से गया फिर से 6 पर। तो रेशो क्या बनेगी? 2:6:9:6। ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन डी। आप सभी से एक मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, ठीक है, खासकर बैच के रिगार्डिंग, अगर आप वो लास्ट में कमेंट सेक्शन में पूछ लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि क्लास के कमेंट्स अगले दिन आने से पहले मैं जरूर देखता हूं। फिलहाल आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, जो कंसेप्ट मैं करा रहा हूं उनके ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है। और ये देखिए कि क्या मैं सही आपको पढ़ा रहा हूं या नहीं पढ़ा रहा, क्या आपको सारे कंसेप्ट समझ में आ रहे या नहीं। बुक कब आएगी, बाकी चीजें जो है मेरे भाई, वो तो आपको मैं कमेंट सेक्शन में भी उसका जवाब दे दूंगा, ठीक है। आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन पर। A रेशो B 1:2, B रेशो C फिर से 1:2, C रेशो D फिर से 1:2, A रेशो B रेशो C रेशो D की वैल्यू पूछी है, क्या होगी? फिर से मेरे भाई, A रेशो B पहले है, B रेशो C अगला रेशो, और C रेशो D तीसरा रेशो, और हमारे सामने फिर से कॉम्बिनेशन ऑफ रेशो के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। हमें वैल्यू निकालनी है A रेशो B रेशो C रेशो D, जहां पर A रेशो B कितना है? 1:2, B रेशो C फिर से 1:2, C रेशो D फिर से 1:2 दिया हुआ है। यहां 2 दाईं तरफ फिर से 2 लिख देगा, और फिर दोबारे 2 हो जाएगा। 2 के दाईं तरफ फिर से 2, 1 के लेफ्ट साइड 1, और फिर दोबारे 1 हो जाएगा। ऐसे ही 1 के लेफ्ट साइड 1 हो जाएगा। तो यहां से A की वैल्यू कितनी हो गई मेरे भाई? 1, B की वैल्यू 2 गुणा में 1 यानी कि 2, C की वैल्यू 2 × 2 यानी कि 4, और D की वैल्यू 2 × 2 × 2 यानी कितनी हो गई? 8। आंसर क्या बनेगा? 1:2:4:8, 1:2:4:8 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। A रेशो B 1:2 दिया है, B रेशो C 2:3 दिया है, C रेशो D 3:4 दिया है, A रेशो B रेशो C रेशो D की वैल्यू बताइए क्या होगी?
अब क्वेश्चन को देखकर आप ये तो पहचान सकते होंगे कि ये क्वेश्चन हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ रेशो के ऊपर क्वेश्चन है। किस तरीके से, जैसे हमसे यहाँ पर ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी पूछा है, जबकि ए सबसे पहले वाली रेशो में है, डी सबसे लास्ट वाली रेशो में है। इन दोनों के रिलेशन को भी एक साथ पूछ लिया। क्या वैल्यू पूछी हमसे, ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी की वैल्यू बताओ। ए रेशो डी कितना है, 1 रेशो 2। बी रेशो सी कितना है, 2 रेशो 3 है। सी रेशो डी कितना है, 3 रेशो 4 है। मेरे भाई इस क्वेश्चन में भी हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे। अगर आपने क्वेश्चन की पहचान अच्छे से कर ली है, क्वेश्चन की पहचान अगर अच्छे से हो गई, तो जरा ध्यान करो, बी की वैल्यू दोनों जगह पर सेम है, सी की वैल्यू दोनों जगह पर ही सेम है। तो मेरे भाई ए की वैल्यू सीधा सीधा 1 लिख देंगे, बी की वैल्यू सीधा सीधा 2 हो जाएगी, सी की वैल्यू सीधा सीधा 3 हो जाएगी और डी की वैल्यू सीधे सीधे 4 लिख देंगे। तो आंसर क्या होगा, 1 रेशो 2 रेशो 3 रेशो 4। मेरे भाई अगर आप कैलकुलेशन भी कर लोगे तो भी आंसर आपका यही बनेगा, आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा। बस क्वेश्चन की पहचान से आप क्वेश्चन को जल्दी कर पाओगे और पेपर में यही 3-4 सेकंड 5 सेकंड जो है आपको दूसरे क्वेश्चन में हेल्प कर देगा कि भाई अगर क्वेश्चन कोई भी मान लो कैलकुलेटिव आ गया, तो यहां ऐसी ट्रिक से आपको समय बचेगा और दूसरे क्वेश्चन में आप आराम से क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, m रेशो n 2 रेशो 5 है, n रेशो o 5 रेशो 7 है, o रेशो p 7 रेशो 10 है, m रेशो n रेशो o रेशो p की वैल्यू बताइए। फिर से आप समझ गए होंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेशो के ऊपर क्वेश्चन है। m रेशो n रेशो p o रेशो p की वैल्यू निकालनी है। m रेशो n कितना है आपके पास, 2 रेशो 5। n रेशो o कितना है, 5 रेशो 7। o रेशो p कितना है, 7 रेशो 10 है। आप सभी एक बार खुद बताओ, यहां पर क्या हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत है, यहां पर क्या हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ेगी। n की वैल्यू दोनों जगह पर सेम है, o की वैल्यू दोनों जगह पर सेम है, तो m की वैल्यू सीधा सीधा 2 हो जाएगी, n की वैल्यू सीधी हम 5 लिख देंगे, o की वैल्यू सीधा सीधा 7 और p की वैल्यू सीधा सीधा 10। तो आंसर क्या बनेगा, 2 रेशो 5 रेशो 7 रेशो 10, 2:5:7:7 में 10 हमारा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, a रेशो b 1/2, b रेशो c 4/5, a रेशो b रेशो c की वैल्यू बताइए क्या होगी। सबसे पहले तो आपको यह पहचान होनी चाहिए कि क्या हमारा क्वेश्चन कॉम्बिनेशन ऑफ रेशो के ऊपर है या नहीं है। अब a जो है वो आपका सबसे पहले वाले रेशो में है, c दूसरे रेशो में दिया हुआ है और a रेशो b रेशो c पूछा हुआ है आपसे, यानी ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेशो के ऊपर ही क्वेश्चन पूछा गया है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेशो हम कब निकाल सकते हैं, जब कोई वैल्यू हमारे पास दोनों में कॉमन हो। दोनों में कॉमन है तो उसको बराबर करके सीधा सीधा हमारा आंसर बन जाएगा। अब a रेशो b या फिर a बाय b की वैल्यू कितनी दी है आपको, 1/2 1/2। b बाय c, b रेशो c आपको कितना दिया है, 4:5 4 रेशो 5 दिया है। इसका मतलब a की वैल्यू अगर 1 है तो b की वैल्यू कितनी है, 2। b की वैल्यू अगर 4 है तो c की वैल्यू कितनी ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं। दोनों जगह पर कॉमन क्या है हमारा, b है, तो b की वैल्यू दोनों जगह पर सेम होनी चाहिए। सेम करने के लिए, बराबर करने के लिए 2 को 2 से गुणा कर देता हूं। 2 को किया तो a को भी 2 से गुणा कर दिया, यहां से a की वैल्यू कितनी हो गई, 2। b की वैल्यू दोनों जगह पर ही, b की वैल्यू दोनों जगह पर ही 4 और c की वैल्यू कितनी, 5। तो a रेशो b रेशो c की वैल्यू कितनी हो गई, 2 रेशो 4 रेशो 5। ऑप्शन सी हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, ऐप पर मेरा क्लास नहीं चल रहा है सर, प्लीज कुछ करो सर। ऋषभ ठाकुर, देखो मैंने कहा था ना, कुछ बच्चे क्लास में लेट आते हैं और फिर उसके बाद जो है कमेंट पे कमेंट करते हैं। मेरे भाई अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि ये जो भी डाउट है लास्ट में कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, अभी सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो। दूसरी बात, ये सारी की सारी बातें कि एप्लीकेशन पर आपको कब क्लास मिलेगी, कितने दिन तक आपकी डेमो क्लास यूट्यूब पर चलेगी, ये शुरुआत में मैं सारी बात बता चुका हूँ। ठीक है, तो आप 3 दिन पहले आपकी डेमो क्लासेस होगी, जो डेमो क्लासेस होंगी मेरे भाई वो एप्लीकेशन में अपलोड हो जाएगी। ठीक है, और 3 दिन के बाद सारी की सारी क्लासेस आपकी केवल एप्लीकेशन पर होगी। तो पहले 3 दिन ही आपको डेमो क्लासेस यूट्यूब पर मिलेंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ भाई। x बाय वाई 2/3, y बाय जेड 2/3, x रेशो y रेशो z की वैल्यू बताइए क्या होगी। कहने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, आप पहचान चुके हो कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेशो का क्वेश्चन है। x बाय वाई 2/3,
और y बाय z कितना है, वो भी कितना है 2/3, 2/3 है। दोनों जगह पर कॉमन क्या है मेरे भाई, दोनों जगह पर कॉमन y है। y अगर कॉमन है तो दोनों जगह उसकी वैल्यू सेम होनी चाहिए। सेम करने के लिए मैं आपस में मल्टीप्लाई कर देता हूं। 3 को किया 2 से, 2 को मल्टीप्लाई किया 3 से, तो नीचे भी 3 को 3 से मल्टीप्लाई और ऊपर 2 को भी 2 से मल्टीप्लाई। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, y की वैल्यू 3 गुणा में 2 कितनी 6 और z की वैल्यू 3 गुणा में 3 यानी 9। तो आंसर क्या बनेगा 4:6:9, 4:6:9। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरे भाई, x बाय वाई 4/5, x इज इक्वल टू 4/5y, y इज इक्वल टू 5/7z, x रेशो y रेशो z की वैल्यू बताइए क्या होगी। जरा ध्यान करना, x की वैल्यू आपको कितनी दी है 4/5, y के बराबर दी है। यहां से x बाय y की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूं 4/5 लिख सकता हूं। ऐसे ही y किसके बराबर दिया है आपको 5/7 z के बराबर दिया हुआ है, तो यहां से y बाय z किसके बराबर लिख सकता हूं 5/7 के बराबर लिख सकता हूं। मेरे भाई अब हमारा पिछले वाले जैसा क्वेश्चन हो गया जो अभी अभी हमने 2 टाइप की हैं। यहां y जो है दोनों जगह पर कॉमन है और y की वैल्यू दोनों जगह पर ही सेम है। y हमारा कॉमन है और y की वैल्यू दोनों जगह पर ही सेम है, तो हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं होगी। x की वैल्यू सीधा सीधा क्या लिख सकता हूं 4 लिख सकता हूं, y की वैल्यू सीधा 5 लिख सकता हूं और z की वैल्यू सीधे सीधे कितनी हो जाएगी 7। तो आंसर क्या बनेगा 4:5:7, 4:5 में 7 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, x इज इक्वल टू 2/5y, y इज इक्वल टू 5/7z, x रेशो y रेशो z की वैल्यू बताइए क्या होगी। वैल्यू क्या दी है आपको, x किसके बराबर है 2/5 y के बराबर दिया हुआ है, तो यहां से x बाय y किसके बराबर लिख सकता हूं 2/5 के बराबर लिख सकता हूं। ऐसे ही y किसके बराबर है 5/7 z के बराबर है, तो यहां से y बाय z किसके बराबर 5/7, 5/7 के बराबर। x रेशो y रेशो z की वैल्यू निकालनी है, यानी फिर से हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ रेशो के ऊपर क्वेश्चन है और कोई ना कोई वैल्यू हमारी कॉमन जरूर होगी यहां पर। अगर मैं ध्यान से देखूं y जो है दोनों जगह पर कॉमन है और y की वैल्यू दोनों जगह पर ही हमारी सेम भी है, तो मैं x की वैल्यू सीधा सीधा 2 लिख सकता हूं, y की वैल्यू सीधे सीधे 5 लिख दूंगा और z की वैल्यू सीधा सीधा 7। तो आंसर क्या बनेगा 2:5:7, 2:5:7, 2:5:7 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, a इज इक्वल टू 2/3, b इज इक्वल टू 4/c इज इक्वल टू 4/5, c बाई डी इज इक्वल टू 2/5, a रेशो b रेशो c रेशो d की वैल्यू बताइए क्या होगी। इसमें आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, लेकिन जो हमने सबसे पहले टाइप किया था वही टाइप है हमारा। जब मैंने कहा था ना कि यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 4 से आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ गया चौथे या 5वें क्वेश्चन पर, तो ये बिल्कुल हमारा वही सेम क्वेश्चन है, बस पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग हो गया। a बाय b का मतलब a रेशो b, देखो हमें a रेशो b रेशो c रेशो d की वैल्यू निकालनी है। a बाय b 2/3 का मतलब क्या है, a रेशो b किसके बराबर है 2:3 के बराबर। b बाय c 4/5, इसका मतलब b रेशो c कितना है 4:5 है। c बाय d 2/5 यानी c रेशो d कितना है 2:5 है। फिर से हमारी खाली प्लॉट वाली ट्रिक, उससे हम सीधा सीधा क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। मेरे भाई 3 के दाईं तरफ 3 हो जाएगा और फिर दोबारे 3 हो जाएगा, 5 के दाईं तरफ फिर से 5, 2 के लेफ्ट साइड 2 और फिर दोबारे 2 हो जाएगा। ऐसे 4 के लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा 4, तो a की वैल्यू 4 गुणा में 4 यानी कि 16, b की वैल्यू 12 दूनी कितना हो जाएगा 24, c की वैल्यू 10 गुणा में 3 यानी कि 30 हो जाएगा और d की वैल्यू 25 गुणा 3 कितना हो जाएगा 75। आंसर क्या बनेगा हमारा 16:24:30:75, ऑप्शन सी हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a बाई बी 1/3, b बाई सी 3/5, c बाई डी 5/7, a रेशो b रेशो c रेशो d की वैल्यू बताइए क्या होगी। एक बार फिर से जरा क्वेश्चन को पढ़ो, a बाई बी 1/3, b बाई सी 3/5, c बाई डी 5/7। मेरे भाई b की वैल्यू एक जगह 3 तो b की वैल्यू दूसरी जगह भी 3, c की वैल्यू एक जगह 5 तो c की वैल्यू दूसरी जगह भी 5 हो गई।
क्या हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ेगी? यही पहचान करनी है पेपर में। पेपर में इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए, सीधा सीधा पहचान होनी चाहिए और क्वेश्चन के ऑप्शन को टिक करके जल्दी से 2 से 3 सेकंड में आगे बढ़ो। सीधा सीधा एक्स ए की वैल्यू कितनी? 1 हो गई, बी की वैल्यू सीधा 3 लिख सकते हैं, सी की वैल्यू 5 और डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7। 1, 3, 5 और 7, ऑप्शन डी हमारा आंसर। कोई कैलकुलेशन इस बार करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हालांकि हम खाली प्लॉट वाली ट्रिक से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो आंसर फिर भी हमारा सेम ही बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। x बाय वाई 1:2, y बाय z 4:5, x रेशो z की वैल्यू बताइए क्या होगी? x रेशो z, पहली बात तो मेरे भाई x जो है वो पहली रेशो में है, z जो है वो दूसरी रेशो में है। तो हमें ये तो पता लग गया कि ये हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ रेशो के ऊपर क्वेश्चन है। लेकिन y की वैल्यू तो बीच में पूछी नहीं, पूछी ना हो चाहिए, लेकिन हमें x रेशो y रेशो z कंप्लीट ही निकालना पड़ेगा, तब हम जाकर x रेशो z की वैल्यू यहां पर निकाल पाएंगे। x रेशो z की वैल्यू निकालने के लिए कंप्लीट x रेशो y रेशो z की वैल्यू हमें चाहिए होगी। x रेशो y कितना है? 1:2, y रेशो z कितना है? 4:5, 4:5 दिया हुआ है। फिर से वही खाली प्लॉट वाली ट्रिक, 2 के दाईं तरफ 2 और 4 के लेफ्ट साइड 4 लिख दिया। तो x की वैल्यू 4 गुणा में 1 यानी कि 4, z की वैल्यू 2 गुणा में 5 यानी कि 10 हो गया, 4:10। मेरे भाई ये तो और भी छोटी रेशो पर कट जाएगा। जितना हो सके हमें स्टैंडर्ड रेशो यानी कि मानक अनुपात पर क्वेश्चन को लिखना है। 4 भी 2 से कट जाएगा और 10 भी 2 से कट जाएगा, तो आंसर क्या बनेगा हमारा? 2:5, 2:5, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। a रेशो b 2:3, b रेशो c 9:11, a रेशो c किसके बराबर होगा? जरा ध्यान करो, a जो है वो पहली रेशो में है, c जो है वो दूसरी रेशो में है और a रेशो c पूछा है, यानी फिर से कॉम्बिनेशन ऑफ रेशो के ऊपर क्वेश्चन है। a रेशो c की वैल्यू निकालने के लिए मुझे a रेशो b रेशो c की वैल्यू ही चाहिए होगी, क्योंकि a रेशो b 2:3, b रेशो c 9:11, 9:11 दिया हुआ है। मेरे भाई 3 के दाईं तरफ 3 और 9 के बाईं तरफ यानी लेफ्ट साइड 9 हो जाएगा। a की वैल्यू 9 गुणा में 2 यानी कि 18, c की वैल्यू 3 गुणा में 11 यानी कितनी हो जाएगी? 33 हो जाएगी। दोनों ही संख्याएं हमारी 3 से डिवाइड हो सकती है। 3 से डिवाइड करूंगा 6, 3 से डिवाइड करूंगा 11, तो आंसर क्या बनेगा? 6:11, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। a रेशो b 1:3, b रेशो c 3:7, a रेशो c की वैल्यू बताइए क्या होगी? मुझे इस बार अलग से बताने की जरूरत नहीं कि ये भी हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ रेशो के ऊपर ही क्वेश्चन है। अगर a रेशो c की वैल्यू निकालनी है तो मुझे a रेशो b रेशो c की वैल्यू ही निकालनी होगी। a रेशो b रेशो c, a रेशो b कितना है? 1:3 दिया है, b रेशो c कितना है? 3:7 दिया हुआ है। क्या हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत है? यहाँ पर क्या हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत है? हमने क्वेश्चन को पहचान लिया, b की वैल्यू दोनों जगह पर ही सेम है मेरे भाई, तो a की वैल्यू सीधा सीधा 1 और c की वैल्यू सीधे सीधे 7 लिख दूंगा। आंसर क्या बनेगा? 1:7, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखो। a रेशो b 2:1, b रेशो c 2:3, c रेशो d 1:3, a रेशो d की वैल्यू बताइए। फाइंड द वैल्यू ऑफ a रेशो d। a जो है मेरे भाई वो पहली रेशो में वैल्यू दी हुई है, d जो है वो सबसे आखिरी रेशो में है, यानी फिर से हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ रेशो के ऊपर क्वेश्चन है। केवल a रेशो d पूछा है, पूछने का तरीका अलग अलग हो गया, क्वेश्चन में लास्ट में पूछा अलग अलग है, लेकिन वैल्यू हमें फिर से वही a रेशो b रेशो c रेशो d की ही निकालनी होगी। a रेशो b कितना है? 2:1, b रेशो c कितना है? 2:3 और c रेशो d कितना है? 1:3, 1:3 हो गया। मेरे भाई 1 के दाईं तरफ 1 और फिर दोबारे 1 हो गया, 3 के दाईं तरफ 3 हो गया, 1 के लेफ्ट साइड 1 और फिर दोबारे 1 हो गया, ऐसे ही 2 के बाईं तरफ 2 हो गया। तो a की वैल्यू 2 गुणा में 2 यानी कि 4 और d की वैल्यू 3 गुणा में 3 यानी कि 9। a रेशो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4:9, ऑप्शन सी हमारा आंसर बनेगा। बीच में b और c की वैल्यू निकालने की हमें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि a और d की वैल्यू ही हमसे पूछी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई। x इज इक्वल टू 2/3y, y इज इक्वल टू 6/11z, x रेशो z।
अब हमने ऐसा क्वेश्चन कर लिया था, x रेशो y रेशो z की वैल्यू वहां पर पूछी थी, यहां पर बस पूछने का तरीका अलग हो गया, यहां पर आपसे x रेशो z की वैल्यू पूछ ली है। ठीक है, क्या लिखा है, x इज इक्वल टू 2/3 y लिखा है, तो यहां से x बाय y की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 2/3 के बराबर। y किसके बराबर है, 6/11 z के बराबर है, तो यहां से y बाय z किसके बराबर हो जाएगा, 6/11 के बराबर हो जाएगा। दोनों जगह पर कॉमन क्या है मेरे भाई, y है, y की वैल्यू एक जगह 3 है, y की वैल्यू दूसरी जगह पर 6 है, तो दोनों जगह पर वैल्यू हमारी सेम होनी चाहिए। सेम करने के लिए 3 को 2 से, तो यहाँ 2 को भी 2 से मल्टीप्लाई, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4, और लास्ट में z की वैल्यू कितनी, 11। आंसर क्या बनेगा, 4:11, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि बीच में y की वैल्यू तो लिखने की जरूरत ही नहीं है हमें। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन, a/b 2/3, b/c 4/5, c/d 6/7, a रेशो d की वैल्यू बताइए क्या होगी। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आप सभी से मेरा एक अनुरोध जरूर रहेगा कि कमेंट करके जरूर बताना क्लास आपको किस तरीके की लगी, कैसी लगी। अगर कोई पुराना स्टूडेंट आपको मिलता है जो पहले से आर्मी की तैयारी यहाँ से कर चुका है, या फिर एक बार आप रोजगार विद अंकित या वैसे यूट्यूब पर एक बार सर्च कर लेना आर्मी जीडी एग्जाम एनालिसिस या आर्मी एग्जाम एनालिसिस, प्रीवियस एग्जाम एनालिसिस, वहां से आपको समझ में आ जाएगा कि जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं क्या वो पेपर के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, वही रेलिवेंट है या नहीं है। वहां से आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्लास के कंटेंट के अलावा आर्मी के एग्जाम के लिए कुछ और करने की जरूरत ही नहीं पड़ी है। आज तक जो है मेरे भाई, अगर जिसने भी क्लास का काम अच्छे से कर लिया तो उसके लिए बेहतर है, बस और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, बाकी किसी का अगर कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकता है। कल क्लास में आने से पहले मैं कमेंट जरूर पढ़ूंगा और जितना हो सके उनका कमेंट सेक्शन में रिप्लाई भी हो जाएगा। ठीक है, कल मिलता हूं मेरे भाई इसी टाइम पर। जय हिंद, जय भारत।